पिछले लेक्चर में हमने वित्तीय विवरण की विशेषता, उसके उद्देश्य, उसके अर्थ के बारे में जाना है। आज हम देखते हैं कि वित्तीय विवरण में जो चीज़ें सम्मिलित होती है वो क्या क्या हैं। तो हमने पहले लेक्चर में आपको बताया कि वित्तीय विवरण में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जो इनकम स्टेटमेंट हैं उनको सम्मिलित करते हैं। फिर देखते हैं कि बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को वित्तीय विवरण में सम्मिलित करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम वित्तीय विवरण में सम्मिलित करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट को भी हम वित्तीय विवरण में सम्मिलित करते हैं। हालांकि फंड फ्लो स्टेटमेंट का अब उतना महत्व नहीं रह गया है। फिर भी यदि कोई पूछे कि वित्तीय विवरण में क्या क्या सम्मिलित होते हैं तो हम फंड फ्लो को भी साथ में लेकर चलेंगे। फिर कुछ व्याख्यात्मक सामग्री आती है जो भी हम वित्तीय विवरण में सम्मिलित करते हैं। कुछ टिप्पणियाँ होती हैं जो हम नोट्स बनाते हैं, वो भी वित्तीय विवरण का हिस्सा होती हैं। तो पहले हम आज पढ़ते हैं चिट्ठा यानी बैलेंस शीट के बारे में। अब पहले हम देखते हैं कि चिट्ठा है क्या। तो चिट्ठा व्यवसाय में एक निश्चित समय बिंदु पर यानी पॉइंट ऑफ टाइम पर या एक निश्चित तिथि पर एक व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का विवरण है, जिसमें इसकी संपत्तियां, दायित्व, पूंजी, संचय एवं अन्य खातों के शेष को पुस्तक मूल्य यानी बुक वैल्यू पर दर्शाया जाता है। तो यह चिट्ठा होता है जो एक निश्चित समय पर यानी पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाया जाता है। हम देखते हैं कि प्राय हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को होता है। तो जो चिट्ठा बनाया जाता है वो 31 मार्च की ही स्थिति को इंगित करता है। न तो वो 31 मार्च के बारे में पूछिए तो हम उसके बारे में सही कह सकते हैं, और ना 1 अप्रैल के बारे में। वो केवल 31 मार्च की ही स्थिति का को इंगित करता है, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। ठीक है। तो फिर देखते हैं कि चिट्ठे के 2 साइड होते हैं, राइट और लेफ्ट हम कह सकते हैं, या डेबिट और क्रेडिट भी उसको कह सकते हैं। तो चिट्ठे में बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड है, उसमें दायित्व एवं स्वामित्व कोष को दर्शाया जाता है, एवं राइट साइड पर विभिन्न प्रकार की जो संपत्तियां होती है उनको दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं कि चिट्ठा है उसके क्या कार्य हैं। फंक्शन ऑफ बैलेंस शीट। तो चिट्ठे से हमें यह कार्य है, चिट्ठे के यह कार्य हैं कि एक तो चिट्ठे से संस्था की जो वित्तीय स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संस्था की जो तरलता स्थिति है उसकी जानकारी चिट्ठे के माध्यम से प्राप्त की जाती है। शोधन क्षमता की जानकारी भी चिट्ठे के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तरलता स्थिति और शोधन क्षमता के बारे में हम विस्तृत रूप से जो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। वित्तीय स्थिति की जानकारी। बैलेंस शीट जो है वो स्वामियों एवं कंपनी में जो अन्य हितधारक हैं उनको संस्था की जो वित्तीय स्थिति है, अर्थात जो हमारी संपत्ति हैं, उनके विरुद्ध दावों की सूचना देता है। प्रबंधकीय नीतियों के आर्थिक परिणामों को दर्शाता है। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजमेंट होता है। जो मैनेजमेंट जो नीतियों को निर्धारित करता है और उन नीतियों के आधार पर संस्था के जो परिणाम होते हैं उनको दर्शाने का काम चिट्ठा करता है। तरलता स्थिति की जानकारी। ऋणों के देय होते ही भुगतान करने की क्षमता को हम तरलता कहते हैं। तो एक संस्था की जो तरलता स्थिति है उसके बारे में जानकारी हम चिट्ठी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। शोधन क्षमता की जानकारी यानी दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान की क्षमता की जानकारी देता है चिट्ठा। अब चिट्ठे के प्रारूप के बारे में पढ़ते हैं। चिट्ठे को हम 2 प्रारूपों में बना सकते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और अकाउंट फॉर्म में, दूसरा होता है वर्टिकल और रिपोर्टिंग फॉर्म में। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रकाशित वित्तीय विवरण अधिकांशतः अकाउंट फॉर्म में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अकाउंट फॉर्म में बनाया गया चिट्ठा वित्तीय विश्लेषण के लिए अधिक उपयोगी नहीं समझा जाता है। चिट्ठे को वर्टिकल फॉर्म में ही बनाया जाना सही रहता है। अब देखते हैं चिट्ठे की जो मद हैं
उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। चिट्ठे की मदों को का वर्गीकरण होता है वो वैसे हम देखते हैं कि चिट्ठा लेफ्ट और राइट दोनों साइडों में देखते हैं तो एक साइड में हम देखते हैं कि संपत्तियां आती है। तो संपत्तियों को भी हम बहुत सारे अन्य मदों में उनका वर्गीकरण कर सकते हैं उनका भी, जैसे करंट असेट्स हो गई, फिक्स्ड असेट्स हो गई, फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर डेफर्ड एक्सपेंडिचर हो गए, तो इनको हम संपत्तियों के अंतर्गत दर्शाएंगे। फिर आते हैं दायित्व। दायित्व में भी करंट लाइबिलिटीज हो गई और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई। फिर आती है ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ यानी स्वामियों की समता। स्वामियों की समता के अंतर्गत हम लेते हैं एक तो शेयर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल है उसमें भी देखते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखते हैं बैलेंस शीट के बाद हम चलते हैं लाभ हानि खाता अथवा आय विवरण। लाभ हानि खाता एक वित्तीय विवरण है जिसमें एक उपक्रम की एक लेखांकन अवधि के आगम एवं व्यय को प्रस्तुत किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें एक निश्चित अवधि, जैसे मान लो कि हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो उसमें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक संस्था ने कितना व्यय किया और उसका आगम कितना है, इनको प्रस्तुत किया जाता है। यदि आगम है वो व्यय से अधिक होता है तो वो लाभ की स्थिति में होता है, और यदि व्यय आगम से अधिक होते हैं तो वो हानि की स्थिति को प्रकट करता है। जो हमारा लाभ हानि खाता या आय विवरण होता है वह एक संस्था की जो लाभदायकता है उसका मापक होता है। उसके आधार पर हम एक संस्था की स्थिति के बारे में अवगत होते हैं कि संस्था है वो हानि में चल रही है या संस्था लाभ की स्थिति में है। इसका पता लगाने के लिए हम लाभ हानि खाता अथवा आय विवरण को तैयार करते हैं। अब देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट या आय विवरण के कार्य क्या हैं। संग्रहण यानी कि कलेक्शन, एक समय अवधि के लाभ या हानि का सारांश प्रस्तुत करता है। इनकम स्टेटमेंट जो होता है वो एक समय अवधि, एक निश्चित समय अवधि होता है, उसके लाभ और हानि उसका केवल एक सारांश प्रस्तुत करता है। शुद्ध लाभ का माप, लेखांकन के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनके आधार पर वो आगम और व्यय की तुलना से शुद्ध लाभ का माप करता है। और सूचना का संवहन यानी सूचना को प्रसारित करना, व्यवसाय के स्वामियों और व्यवसाय में हित धारकों को जो इसके परिणाम है उनकी सूचनाओं का संप्रेषण करने का कार्य लाभ हानि खाता तो आय विवरण करता है। अब है वित्तीय विवरण के आवश्यक गुण क्या हैं। वित्तीय विवरण के जो आवश्यक गुण हैं वो निम्न प्रकार हैं। प्रासंगिकता, पहला जो आवश्यक गुण है कि वित्तीय विवरणों में प्रासंगिकता का गुण होना चाहिए। बोधगम्यता, वित्तीय विवरण विश्वसनीयता का गुण उनमें होना चाहिए। तुलनात्मकता का गुण होना चाहिए। वित्तीय विवरण है उसमें पूर्णता का भाव होना चाहिए, उसमें तत्परता का भाव भी होना चाहिए। वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष एवं उनके लिए उसकी क्या उपयोगिता है। वित्तीय विवरणों में जो हित रखने वाले पक्ष हैं उनमें है सबसे पहले हैं प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। दूसरा है विनियोजक यानी इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर में भी आते हैं कौन से, एक तो आते हैं शेयर होल्डर यानी अंशधारी, दूसरे आते हैं डिबेंचर होल्डर या ऋण पत्रधारी, और तीसरे वो होते हैं भावी विनियोजक जो अंशधारी या शेयर होल्डर कोई भी हो सकते हैं, जो संस्था के वित्तीय विवरणों के आधार पर वो भविष्य के लिए प्लानिंग करता है कि उसमें मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, वो होते हैं भावी विनियोजक। फिर आता है बैंक, क्योंकि बैंक संस्था में हित रखता है, क्योंकि बैंक लोन देने का कार्य करता है, तो बैंक हमेशा उसी संस्था को लोन देने का कार्य करते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होती है। तो यह बैंक भी एक पक्षकार होता है जो उसके वित्तीय विवरणों में हित रखता है। फिर आते हैं व्यापारिक लेनदार, सरकार, आयकर विभाग, व्यापार पार्षद, स्कंध विपणी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज,
फिर आते हैं एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी, शोधकर्ता एवं वित्तीय विश्लेषक और जनसाधारण। यह वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्षकार हैं एवं इसके लिए इनकी उपयोगिता है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह हितधारक जो हैं वो वित्तीय विवरणों के आधार पे ही अपना जो निर्णय है उसको लेते हैं, ताकि वो उसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, इसका जो निर्णय होता है वो वित्तीय विवरणों के आधार पे ही लिया जाता है। अब हम देखते हैं वित्तीय विवरणों की सीमाएं क्या हैं, उनकी लिमिटेशन क्या है। पहली जो लिमिटेशन ये होती है कि वित्तीय विवरणों में सूक्ष्मता का अभाव होता है, पूर्णता का अभाव, अपूर्ण सूचनाएं, अंतरिम प्रतिवेदन और वित्तीय विवरणों के द्वारा वास्तविक स्थिति को छुपाया जा सकता है, तुलनीयता का अभाव और ऐतिहासिक लागत, यह वित्तीय विवरणों की सीमाएं हैं।